नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। एक खतरनाक विषय पर आपसे बात करना और आपको सतर्क करना जरूरी है। भारत में गैर कानूनी तरीके से बड़ी तादाद में सामूहिक विनाश के हथियार बनाए जा रहे हैं। इन हथियारों को बनाने में खतरनाक रसायन और विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सामूहिक विनाश के हथियारों के लिए खतरनाक रसायन भारत में तैयार हो रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से यहीं पर बेचे जा रहे हैं। भारत में सामूहिक विनाश के हथियार क्यों बनाए जा रहे हैं, उसे तमाम जगहों पर ट्रांसपोर्ट क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या इरादे हैं और क्या तैयारी है, इसका अंदाजा तो आपको होगा ही और होना भी चाहिए। खतरनाक रसायनों और विस्फोटकों का कारोबार जाल की तरह फैल चुका है। हमें यह समझ कर रहना है कि हम बारूद के दहाने पर बैठे हैं। हम आप सब अपनी चौकन्नी आंखों से देखें, शांति से अशांति फैलाने वाले सुसुप्त तत्व कहीं हमारे इर्द गिर्द सामूहिक विनाश के हथियार तो नहीं जमा कर रहे या तैयार तो नहीं कर रहे। मेरी यह बातें तथ्यों और खुफिया एजेंसियों की सूचनाओं पर आधारित हैं। तभी केंद्र सरकार इस बारे में सचेत भी हुई है। आपने पिछले दिनों अखबारों में देखा होगा कि भारत की संसद ने सामूहिक विनाश के हथियार एवं उसके वितरण गैर कानूनी गतिविधि प्रतिबंध संशोधन विधेयक 2022 यानी वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2022 पास कर दिया। हालांकि मीडिया ने इस खबर को कोई खास प्राथमिकता नहीं दी। आप याद करें, अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया था तब वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का टर्म खूब चलन में आया था। तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसी शब्दावली की रट लगाते हुए इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से अपनी व्यक्तिगत रंजिश साधी थी। बुश ने इस टर्म का फर्जी इस्तेमाल किया था क्योंकि यह कंफर्म हुआ था कि सद्दाम हुसैन ने सामूहिक विनाश के हथियार नहीं बनाए थे, लेकिन तब तक सद्दाम मारे जा चुके थे और इराक को बर्बाद किया जा चुका था। हाल ही चीन ने वायरस अनुसंधान के नाम पर जैव हथियार बनाया और दुनिया भर में तबाही मचा दी, लेकिन चीन पर कार्रवाई करने की अमेरिका में या किसी में कोई हिम्मत नहीं। और भारत में तो ठीक उल्टा हो रहा है। यहां तो लोग ही सामूहिक विनाश के हथियार बनाने में जुटे पड़े हैं। इसके विस्तार में हम बाद में चलेंगे। पहले यह देखें कि सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार रोकने वाला विधेयक क्या कहता है। खतरनाक वायरस को लेकर हो रहे अनुसंधान से लेकर सामूहिक विनाश के रासायनिक और विस्फोटक हथियारों के निर्माण का कारोबार रोकने के लिए भारत सरकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के जरिए 5 अप्रैल को विधेयक पेश किया था, जिसे संसद ने पारित कर दिया। सरकार विभिन्न प्रयोगशालाओं में अनधिकृत तरीके से हो रहे शोध और दुष्प्रयोग, ड्रोन प्रौद्योगिकी में हो रही खतरनाक प्रगति, रसायन और विस्फोटकों के निर्माण और उसकी फंडिंग को अब रोकना चाहती है। सरकार फंडिंग रोककर इस धंधे की रीढ़ तोड़ना चाहती है। सामूहिक विनाश के हथियारों में परमाणु से लेकर रेडियोलॉजिकल, रासायनिक, जैविक, विस्फोटक या अन्य ऐसे उपकरण आते हैं जिसमें व्यापक पैमाने पर मृत्यु और विनाश घटित करने की क्षमता हो। अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमलों के बाद वाणिज्यिक विमानों, वाहनों और ड्रोन गतिविधियों को WMD की आशंका लिस्ट में रखा गया है। सरकार का अधिक जोर इन हथियारों के निर्माण के लिए दिया जाने वाला धन रोकना और उसके स्रोत का पता लगाना है। यह विधेयक और वर्तमान सरकार की मंशा हमें पिछली सरकारों की कर्तव्यहीनता का ध्यान दिलाती है। सरकारी कर्तव्यहीनता की वजह से ही देश की जमीनी स्थिति आज बहुत भयावह हो गई है। देश में रासायनिक दुर्घटनाओं की संख्या में 279% की वृद्धि हुई है। यह वे घटनाएं हैं जो खतरनाक रसायन बनाने वाले उद्योगों में हो रही हैं। रसायन और विस्फोटक बनाने वाले गैर कानूनी अड्डों पर होने वाली दुर्घटनाएं इससे कहीं अधिक हैं। कुछ की रिपोर्टिंग हो पाती है, अधिकांश की नहीं। भोपाल गैस त्रासदी आपको याद होगी। वह दुर्घटना नहीं थी, वह सामूहिक विनाश के हथियार के दुष्प्रयोग का षड्यंत्र था, जिसमें सरकारी तौर पर 5000 लोग मरे थे। गैर सरकारी आंकड़ा इससे कहीं अधिक है।
7 मई 2020 को ऐसी ही दुर्घटना आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स में हुई, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। विशाखापट्टनम में हर साल रसायन फैक्ट्रियों में हादसे होते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता। सरकारों का हाल देखिए कि भोपाल हादसे के 38 साल बाद भी जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का इस्तेमाल प्रतिबंधित नहीं किया गया। इसी गैस ने एक ही झटके में 5000 लोगों की जान ले ली थी। विडंबना यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाले इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन एट पॉइंट ऑफ एंट्रीज के मुताबिक देश के 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 301 जिलों में 1861 भीषण दुर्घटना वाली खतरनाक औद्योगिक इकाइयां हैं। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में हजारों खतरनाक फैक्ट्रियां हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। भारत में खतरनाक रसायनों का उत्पादन इस बेतहाशा गति से बढ़ा है कि भारत खतरनाक रसायनों के उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर आ गया। भारत में खतरनाक रसायन बनाने वाली करीब 90,000 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं और 70,000 से भी ज्यादा रसायन यहां से उत्पादित हो रहे हैं। ये रसायन कहां और किन हाथों में जा रहे हैं, सरकार के पास इसका कोई आधिकारिक ब्यौरा नहीं है। दुर्घटना संभावित राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश शामिल है। कुछ ही अरसा पहले हैदराबाद के गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में एसिटिक एनहीड्राइड रसायन के रिसाव से कई लोग मारे गए थे। जबकि एसिटिक एनहीड्राइड कई देशों में प्रतिबंधित है, लेकिन भारत में इसका उत्पादन धड़ल्ले से हो रहा है। इस रसायन का इस्तेमाल हेरोइन तैयार करने में भी होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन लिक्विड के रिसाव, अमोनिया, टोल्यून आदि खतरनाक रसायनों के कारण सैकड़ों दुर्घटनाएं रूटीन की तरह होती रहती हैं। अभी 11 अप्रैल को ही गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ और आग में फैक्ट्री के साथ साथ आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी स्वाहा हो गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित कई खतरनाक रसायनों का भारत में धड़ल्ले से उत्पादन हो रहा है और इसका इस्तेमाल हो रहा है। देश के 22 राज्यों में कुल 329 औद्योगिक साइट्स ऐसी हैं जिनमें खतरनाक और जानलेवा रसायन घुल मिल गया है। इनमें 134 साइट्स में क्रोमियम, लेड, मरकरी, आर्सेनिक, हाइड्रोकार्बन टोल्यूइन, भारी धातु नाइट्रेट, फ्लोराइड, साइनाइड, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, DDT, इंडोसल्फोन जैसे खतरनाक रसायन की मौजूदगी है। इन जहरीली हो चुकी साइट्स का अध्ययन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने किया। रिपोर्ट के मुताबिक अतिरिक्त 195 खतरनाक कचरे की साइट्स हैं जहां कई खतरनाक रसायन मौजूद हैं। देश में करीब 56,350 खतरनाक रासायनिक कचरा पैदा करने वाली औद्योगिक इकाइयां हैं। इनसे करीब 75 लाख से 80 लाख टन के बीच खतरनाक कचरा निकलता है। लाखों टन कचरे का निष्पादन नहीं हो पाता। इनमें से जहरीले रसायनों का रिसाव और फैलाव हो रहा है। देश में खतरनाक रसायनों और विस्फोटकों का साम्राज्य फैल रहा है और हम अपने सरोकारों के प्रति आंख मूंदे हुए हैं। सरकार के स्तर पर भी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की इंतहा है। 19 जुलाई 2019 को राज्यसभा में जब इस खतरनाक स्थिति की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया गया और खतरनाक रसायनों का उत्पादन प्रतिबंधित करने की मांग की गई, तब केंद्र सरकार के तत्कालीन रसायन एवं उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने जो कहा वह अत्यंत शर्मनाक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह जरूरी नहीं कि जो रसायन किसी दूसरे देश में प्रतिबंधित हैं उन्हें भारत में भी प्रतिबंधित किया जाए। आप जरा सोचिए ऐसे मंत्री के स्तर के बारे में। देश में खतरनाक एसीफैट, ग्लाइफोसेट, फोरेट, ओपिओइड, फेंटेनाइल, अमोनियम नाइट्रेट जैसे तमाम खतरनाक रसायनों का उत्पादन बेतहाशा जारी है। यदि इन्हें सीमित करने और नियंत्रण में रखने की कार्रवाई न की गई तो यह समझ लें कि हम सब बारूद के ढेर पर बैठे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ही इंदौर की एक लेबोरेटरी में ऐसा केमिकल तैयार किया जा रहा था जो एक बार में कम से कम 50 लाख लोगों की जान ले सकता है।
राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ वह अवैध प्रयोगशाला पकड़ी थी। छापे में फैक्ट्री से घातक ओपियोइड फेंटेनाइल बरामद किया गया। यह रसायन भारत में पहली बार पकड़ा गया। इससे देश की सुरक्षा को लेकर सत्ता गलियारे में गंभीर चिंता व्याप्त हो गई। यह फैक्ट्री उस पीएचडी डिग्रीधारी रसायनविद और एक स्थानीय व्यापारी द्वारा चलाई जा रही थी जिसे अमेरिका और इजराइल से घनघोर घृणा है। मौके से एक मैक्सिकन नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया। फेंटेनाइल जैसा खतरनाक रसायन बनाने के लिए जिस 4-एमिनोफेनिल यानी 4-ANPP रसायन की जरूरत होती है उसे चीन से स्मगलिंग करके मंगाया जा रहा था। देश में खतरनाक रसायनों और विस्फोटकों का गोरख धंधा आपस में गुथा हुआ है, इंटरमिंगल्ड है। खतरनाक रसायनों के अलावा भारत में घातक विस्फोटक पदार्थ भी खुलेआम बन रहे हैं और बिक रहे हैं। घातक विस्फोटकों में इस्तेमाल होने वाला खतरनाक रसायन अमोनियम नाइट्रेट खुलेआम उपलब्ध है। आप यह जानते हैं कि जर्मन बेकरी पुणे बम धमाका, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, बंगलुरु धमाके, अहमदाबाद ब्लास्ट और मुंबई जैसे तमाम बम धमाकों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। हमारे देश में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी है, लेकिन हमारे देश में कानून अपनी कोई गति नहीं रखता, इसीलिए अपना कोई अर्थ भी नहीं रखता। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की गति देखिए, हमेशा 2-3 साल पीछे चलता है। दुनिया भाग रही है, लेकिन भारत का सरकारी तंत्र अभी भी बैलगाड़ी वाले युग में है। एनसीआरबी के पास अभी वर्ष 2020 के ही आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन वह भी आम नागरिकों को चौंकाने के लिए काफी है। जिस देश में एक साल में विभिन्न श्रेणियों के 1,69,846 आग्नेयास्त्र बरामद किए जाते हों, जिस देश में एक साल में 13,70,000 किलोग्राम हेरोइन, स्मैक, अफीम, मॉर्फिन, कोकीन जैसी खतरनाक नशीली दवाएं और 11,05,000 लीटर नशीली दवाएं बनाने वाले खतरनाक रसायन बरामद किए जाते हों, और जिस देश में एक साल में करीब 9 लाख किलोग्राम आरडीएक्स, टीएनटी, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स, हैंड ग्रेनेड्स, लैंड माइन्स, क्लेमर माइन्स, आईईडी, प्रेशर माइन्स जैसे घातक विस्फोटक पदार्थ बरामद किए जाते हो, उस देश की हालत के बारे में हम लोग अब भी नहीं समझे तो कब समझेंगे। खतरनाक रसायनों की तरह ही खतरनाक दवाएं भी भारत के बाजारों में खुलेआम बिक रही हैं, जिन पर दुनिया भर में पाबंदी लगी हुई है। टीबी की दवा के नाम पर रेनिटिडीन, रिफाम्पिन, रिफापेंटिन, मधुमेह के इलाज के नाम पर मेटफॉर्मिन और पियोग्लिटाजोन, और ब्लड प्रेशर की दवा के नाम पर वालसर्टन, लोसार्टन और इर्बेस्टन जैसी प्रतिबंधित दवाएं खुलेआम दी जा रही हैं। मासूम बच्चों को रेनिटिडीन सिरप जैसी दवाएं पिलाई जा रही हैं, जबकि अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में ये दवाएं पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। ऐसी अनगिनत प्रतिबंधित दवाएं भारतवर्ष में तमाम बड़ी बड़ी दवा कंपनियों द्वारा खुलेआम बनाई और बेची जा रही हैं। खांसी की दवा कोरेक्स सहित 344 दवाओं के कॉम्बिनेशन ड्रग्स प्रतिबंधित हैं। इनमें खांसी जुकाम की 105, डायबिटीज की 50 दवाओं के अतिरिक्त एंटीबायोटिक और कुछ अन्य दवाएं भी शामिल हैं। लेकिन आप ही बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी दवा है जो भारत में मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती है? यह सामूहिक विनाश के हथियार हैं कि नहीं? केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सामूहिक विनाश के हथियारों की रोक के लिए बनाए जा रहे कानून के दायरे में क्या है और क्या नहीं है। अब घाल मेल से काम नहीं चलने वाला। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।